कल हम लोग बात कर रहे थे आपका आपराधिक न्यास भंग पे। तो आपसे कहा गया था कि न्यास करने का अर्थ होता है कि विश्वास इसका किया जाना। इसीलिए यहां पर जब कहता है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर, इसका अर्थ ही ऐसे निकलेगा कि कोई है जो किसी पर विश्वास अभिव्यक्त कर रहा है और विश्वास अभिव्यक्त किए जाने के कारण उसके पास कोई संपत्ति ये विश्वास पूर्वक रख रहा है, नष्ट कर रहा है, मीनिंग देर बाय उसके पास विश्वास पूर्वक रख रहा है, उसे दे नहीं रहा। देने से तात्पर्य यह कि उसका उपभोग करने का अधिकार, इस प्रकार की वो अपने लिए उसका उपभोग करे, इस प्रकार से नहीं दे रहा है। हम बस एक विश्वास उसके ऊपर अभिव्यक्त कर रहा है और उस चीज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ये उस व्यक्ति पर रख रहा है। और जिस पर इस प्रकार की जिम्मेदारी रखी गई, अर्थात जिसके पास वस्तु का या संपत्ति का न्यास हुआ है, वो जब इस संपत्ति का दुर्विनियोजन करेगा, दुर्विनियोजन मीनिंग देयर बाय संपत्ति न्यास करने वाले ने, अर्थात संपत्ति रखने वाले ने जिसके लिए इस संपत्ति का न्यास किया था, वो न्यास जिसके लिए किया गया था, वो व्यक्ति स्वयं रखने वाला हो सकता है, ये कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, या अन्य व्यक्ति के साथ जिसने संपत्ति रखी है वो दोनों हो सकते हैं। उनके लिए संपत्ति के लाभों को सुरक्षित करते हुए उसके पास वो संपत्ति उसने रखी है। और जब इस प्रकार रखी गई संपत्ति है, जिसके पास रखी गई है, उसके द्वारा दुर्विनियोजित की जाती है या उसके द्वारा दुर्विनियोजित न हो लेकिन किसी अन्य के द्वारा दुर्विनियोजित किए जाने पर या होने पर यह व्यक्ति उसके द्वारा ऐसा किया जाना सहन करता है, या फिर यह व्यक्ति अपने उपयोग के लिए इस संपत्ति का संपरिवर्तन करता है, ठीक है, या फिर जिस संविदा के अधीन वो संविदा अभिव्यक्त है, विविक्षित है, जिसके अंतर्गत इसके पास संपत्ति नष्ट की गई अर्थात रखी गई है, उस संविदा का भंग करता है, संपूर्ण संविदा का उसका भंग करता है, या फिर इस न्यास का निर्वहन जिस ढंग से होना था उस ढंग के बारे में विधि के द्वारा दिए गए किसी निर्देश की अवज्ञा करता है, ठीक है, और इस प्रकार इस संपत्ति का बेईमानी से अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन करता है, यह व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग करता है। आपराधिक न्यास भंग करता मीनिंग देयर बाय विश्वास का इस प्रकार का भंग करता है जिसे कानून अपराध मानता है। और इसीलिए अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके दो स्पष्टीकरण दिए गए थे और दो स्पष्टीकरण देने की जो आवश्यकता आपको बताई गई थी वो आपसे कहा गया था कि ये स्पष्टीकरण दिए ही इसीलिए क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि कोई व्यक्ति अपने पास किसी संपत्ति को नष्ट किए जाने पर, इसका मतलब यह हुए कि संपत्ति पॉजिटिव एक्ट के द्वारा नष्ट होनी चाहिए, ठीक है, नष्ट हो गई तो इस प्रकार नष्ट हुई संपत्ति को विविक्षित न्यास के आधार पर नष्ट हुआ मान लिया जाए, यह यहां नहीं होगा। और जब हम लोग इंडियन ट्रस्ट एक्ट या भारतीय न्यास अधिनियम पढ़ते हैं तो वहां भारतीय संविदा अधिनियम के समान ही
जिससे भारतीय संविधान अधिनियम में हमने कल कहा था कि धारा 68 से 72 तक कुछ संबंध दिए गए हैं, जिन संबंधों को संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश माना गया है। सदृश मीनिंग देयर भाई वो संविदा द्वारा सृजित संबंध है नहीं, मीनिंग देयर भाई वो संबंध जिन दो पक्षकारों के मध्य अवस्थित है, स्थित है, अर्थात उस संबंध से वे दोनों पक्षकार जो परस्पर संबंधित हुए हैं उनके बीच कोई संविदा हुई नहीं है। संविदा के माध्यम से वे दोनों परस्पर संबंधित नहीं हुए, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 68 से 72 तक कुछ ऐसे संबंधों का वर्णन है जिन संबंधों को संविदा के समान उत्पन्न किए गए संबंधों के बराबर का मान लिया गया है, और इसीलिए वहां नाम दिया है चैप्टर का संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध। और वहां उन्होंने जैसे कहा कि कोई विकृत या अवयस्क है, उसकी जो जरूरतें हैं उनको यदि आप स्वेच्छा से पूरा करते हैं, स्वेच्छा से, अवयस्क के विकृत की ओर से कोई मांग नहीं है, आपने स्वेच्छा से पूरा कर दिया, तो इस पर जो धनराशि आपने व्यय की है उस धनराशि को आपको विकृत या अवयस्क की जो संपत्ति है उससे वसूल लेने का अधिकार होगा। अब ये संविदा द्वारा सृजित संबंध के सदृश संबंध है। सदृश इसलिए क्योंकि कोई प्रस्थापना, कोई प्रतिग्रहण, कोई कंसीडरेशन, कोई ऐसी चीज ये तो थी नहीं, सब कुछ आपने स्वेच्छा से किया, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां संविदा द्वारा सृजित संबंध के सदृश संबंध माना गया, और इसी प्रकार के संबंधों का वर्णन वहां धारा 68 से 72 तक है। और हमने कल कहा था कि इन संबंधों को आप अंग्रेजी विधि के प्रभाव में समाश्रित संविदा या क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ये नाम देने लगते हैं। समाश्रित तो नहीं, क्वेसी, ठीक है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द देते हैं, समाश्रित गलत बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नाम ये देते हैं। ऐसे ही भारतीय न्याय अधिनियम में कुछ स्थितियां हैं जहां यह मान लिया जाएगा कि पक्षकारों के मध्य या जिसके पास संपत्ति पहुंच गई है उसके पास संपत्ति न्यासवत पहुंची है, ऐसा कानून मान लेगा, यानी ये कानून की मान्यता होगी। इनफैक्ट कोई न्यास निर्मित हुआ हो, इनफैक्ट न्यासवत संबंधी न्यासवत संपत्ति न्यस्त की गई हो, ऐसी दशा वहां नहीं होगी, ठीक है। तो जब ऐसी दशा वहां नहीं होगी और फिर भी वहां न्यास मान लिया जाएगा तो उन संबंधों को इंडियन ट्रस्ट एक्ट की भाषा में न्यासवत संबंध यह कहा जाएगा। न्यासवत मीनिंग देयर बाय न्यास तो नहीं है, लेकिन संबंध न्यासवत है। जैसे उन्होंने कहा कि फला से हमारा पुत्रवत संबंध है, पुत्र तो नहीं है लेकिन संबंध पुत्रवत है। तो न्यासवत संबंध, यहां पर आपराधिक न्यास भंग इसका अपराध कारित नहीं करेंगे, यानी अगर किन्हीं व्यक्तियों के बीच न्यासवत संबंध निर्मित हुआ है तो जो न्यासी की हैसियत में है वो अगर न्यासवत संबंध का भंग करे तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो अनुतोष प्राप्त किया जा सकेगा उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें न्यास से फायदा उठाने का हक था या जिनको न्यास के भंग से नुकसान हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि न्यास हमेशा किसी के फायदे के लिए होता है। संपत्ति आपके पास रखी गई आपके लिए नहीं है, किसी अन्य के फायदे के लिए, ठीक है। जिसने रखी है ये फायदा लेने वाला वो व्यक्ति स्वयं हो सकता है या कोई और हो सकता है या और ये व्यक्ति दोनों हो सकते हैं,
लेकिन कम से कम संपत्ति जिसके पास है उसे इस संपत्ति का फायदा लेने का हक न्यास की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता। तो यह न्यासवत संबंध जहां निर्मित हुआ है, उस स्थिति में, जो न्यासी की स्थिति में, यानी जिसके पास संपत्ति आ गई है न्यासवत संबंध के कारण, वो अगर इस न्यासवत संबंध का भंग करे तो इस न्यास के भंग होने से, या यूं कहें इस न्यासवत संबंध के भंग होने से जिसको नुकसान हो रहा है उसे अनुतोष दीवानी न्यायालय से प्राप्त होगा, और वो दीवानी प्रकृति का अनुतोष ही प्राप्त कर सकेगा। आपराधिक विधि में इस व्यक्ति का कोई दायित्व तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, जिसके पास न्यासवत संबंध के कारण संपत्ति पहुंच गई थी या संपत्ति रखी हुई थी। इसके विरुद्ध आपराधिक विधि में कोई अनुतोष हासिल नहीं किया जा सकता। क्यों? आपराधिक विधि में आपराधिक न्यास भंग के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि व्यक्ति के पास संपत्ति न्यस्त की गई हो। जब तक न्यस्त की नहीं गई तब तक भले ही कानून ने फिक्शन से, विधिक कल्पितार्थ से, जिसे लीगल फिक्शन कहा जाता है, लीगल फिक्शन से न्यासवत संबंध उत्पन्न किया हुआ मान लिया है। यह मान लिया हो तो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो होगा, बट उसका नेचर क्रिमिनल हो जाए, यह बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहां सबसे जरूरी चीज है संपत्ति का न्यस्त किया जाना। और न्यस्त किया जाना मतलब किया जाना। किया जाने का अर्थ कभी भी हो जाना नहीं है, ठीक है। यानी यहां कृत्य होना ही चाहिए, संपत्ति न्यस्त होनी ही चाहिए। जब तक न्यस्त नहीं है, न्यस्त नहीं है मीनिंग देयर में न्यस्त की नहीं गई है, तब तक यह अपराध घटित नहीं हो सकता। और संपत्ति चूंकि क्वालिफाइड नहीं है किसी भी शब्द से, ठीक है, इससे पहले जंगम आदि कोई शब्द नहीं लगा हुआ है, इसलिए संपत्ति को सीमित अर्थों में समझे जाने का कोई मतलब यह हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां संपत्ति को सीमित अर्थों में लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां संपत्ति स्थावर और जंगम दोनों हो सकती है, ठीक है। स्थावर और जंगम दोनों हो सकती। इसका एक कारण यह भी है कि संपत्ति से पूर्व कोई शब्द तो नहीं ही है, साथ ही 4 तरीकों से, ठीक है, मोटा मोटा 4 तरीकों से संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग का अपराध होता है, जिनमें से उपयोग, व्ययन, संपरिवर्तन, दुर्विनियोजन चारों स्थितियां हैं। और उपयोग और व्ययन, ठीक है, अपराधिकृत उपयोग और व्ययन या संविदा का भंग स्थावर संपत्ति के संबंध में या न्यास के निर्वहन हेतु जो विधि है उसके निर्देश की अवज्ञा, यह स्थावर संपत्ति के संबंध में भी हो सकती है। इसलिए यह क्लियरली माना जा सकता है कि संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग का अपराध स्थावर और जंगम दोनों संपत्तियों की दशा में किया जा सकता है। इसलिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह सिर्फ जंगम संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है। और हमने कहा था कि स्पष्टीकरण जोड़ने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि स्पष्टीकरण में कर्मचारी भविष्य निधि, कुटुंब पेंशन निधि, ठीक है, यानी फैमिली पेंशन और राज्य बीमा अधिनियम जैसी विधियों का उल्लेख किया गया है। और ये विधियां जिन इस्टेब्लिशमेंट, जिन स्थापनों को लागू होती हैं
उन स्थापनों के संबंध में ये विधियां व्यवस्था करती हैं कि इन विधियों के अंतर्गत जो राशि इकट्ठी की जाएगी, ठीक है, यानी जो कोष निर्मित किया जाएगा, राशि तो न कहें, जो कोष निर्मित किया जाएगा फैमिली पेंशन या राज्य, ठीक है, कर्मचारी को बीमा आदि के लाभ देने के लिए, या उसे भविष्य में भविष्य निधि के रूप में एक धनराशि देने के लिए जो कोष निर्मित होगा, उस कोष में कर्मचारी ये एक निश्चित अनुपात में अंशदान करेगा, और एक निश्चित अनुपात में कर्मचारी के अंशदान में उसका नियोजक या स्वयं एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले लोग भी अंशदान करेंगे, ठीक है। इन विधियों में यह व्यवस्था है, और यह लिखा है कि यदि नियोजक ने या एस्टेब्लिशमेंट ने कर्मचारियों की मजदूरी से या उनके वेतन से उनके द्वारा संदेह हिस्सा, उनके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाने वाली रकम ये काट ली है, और उसके बाद इस धनराशि को जो उन्होंने उनके वेतन से काट ली है इस कोष में कंट्रीब्यूशन के लिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन मिलाकर कोष में जमा नहीं किया, तो इस धारा के अंतर्गत अपराध हुआ है, यह माना जाएगा। ये स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि ऐसी दशा में जो शब्दों की वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति से यह दिखता नहीं कि कर्मचारियों ने उस कोष में जो कंट्रीब्यूशन उन्हें करना था उसे स्वयं अपनी इच्छा से निस्त किया है। निस्त किया है यह कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो नियोजकों ने काट लिया, वो तो कर्मचारी के पास कभी पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रकारांतर से या विविक्षित रूप से माना जा सकता है कि उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने उसके बाबत कोई शिकायत, कर्मचारियों ने जिनके वेतन से वो कटौती हुई, उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की, तो उनके इस व्यवहार से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन फिर भी अभिव्यक्त रूप से चूंकि उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया, इसीलिए स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ गई, अदरवाइज स्पष्टीकरण की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मामला विविक्षित हो गया, ठीक है। उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किए जाने को हम अनुमित कर रहे हैं, उसका हम अनुमान लगा रहे हैं, क्यों? उनके इस व्यवहार से, उनके इस आचरण से, कि उन्होंने उस कटौती के खिलाफ कहीं भी किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी भी फोरम पर कोई शिकायत नहीं की, तो उनके इस आचरण और व्यवहार से यह सहज अनुमान लगता है कि उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन अपनी इच्छा से किया है, लेकिन फिर भी चूंकि मामला अभिव्यक्त नहीं है, और जहां मामला अभिव्यक्त ना हो वहीं एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, और आपसे कहा गया था कि इसीलिए इस धारा में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए, अन्यथा स्पष्टीकरण की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो एसेंस ऑफ द सेक्शन, ठीक है, जो निकल कर आ रहा है, ठीक है, अगर कल की भाषा में बात करें तो सेक्शन का जो दर्शन निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो दर्शन निकल कर आ रहा है कि मूलतः ये सेक्शन किसी संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति पर कोई विश्वास व्यक्त किए जाने की दशा में विश्वास के भंग से संबंधित है, ठीक है ना, ये इसका दर्शन निकल कर आ रहा है, ठीक है। और इस सेक्शन का आइडिया ऑफ, ठीक है, आइडिया ऑफ लॉ वो क्या निकल रहा है कि समाज में अविश्वास का वातावरण उत्पन्न होने से रोका जाए, क्योंकि यह समाज के लिए लाभदायक स्थिति नहीं होगी। तो अगर स्टेमलर की भाषा में बात करें
हमने आपसे कई बार जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते समय कहा था कि अगर वो विचारक आपको यहां नहीं दिखते, ठीक है, तो डेफिनेटली आपने जूरिस्प्रूडेंस में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा। क्योंकि वो किसकी परिभाषा कर रहे हैं? कानून की। तो उनकी परिभाषा के मुताबिक कानून दिखना चाहिए, और अगर उनके की परिभाषा के मुताबिक कानून नहीं दिख रहा तो या तो आपकी दृष्टि में कोई कमी है या आपकी समझ में कोई कमी है, ठीक है, और या फिर उनकी परिभाषा ही गलत है, दोषपूर्ण है। कुछ तो है जो परिभाषा के मुताबिक कानून नहीं दिख रहा। तो अगर स्टेमलर की भाषा में बात करें तो आपको विधि का दर्शन और विधि का विचार, आइडिया ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ या कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ठीक है, वो विधि की संकल्पना और विधि का विचार, विधि की संकल्पना वो विधि के दर्शन को कहते हैं। दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, और यही भाषा डेल्वेचियो की है, ठीक है। वहां पर गुस्टाव रेडब्रक, ठीक है, ये सारे लोग एक साथ आते हैं। तो अगर उस भाषा में बात करें तो आइडिया ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ लॉ इस सेक्शन की इस प्रकार से हमारे सामने आती है, ठीक है ना। कुल मिलाकर यह सेक्शन विश्वास के भंग से संबंधित है और कुछ है नहीं। अगर ज्यादा सा लिख दिया जाएगा तो उससे सेक्शन कठिन नहीं हो जाता। अरे बस न्यस्त किया गया, संपत्ति न्यस्त की गई, जिसके पास स्वयं न्यस्त की गई उसी ने बेईमानी से उसका दुर्विनियोजन ये कर लिया या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन कर लिया, या वो जो उसके पास संपत्ति न्यस्त हुई थी उस न्यास का निर्वहन जिस ढंग से होना था उस ढंग के बारे में विधि के जो निर्देश थे उनकी अवज्ञा की है, यह संपूर्ण संविदा का भंग करके बेईमानी पूर्वक संपत्ति को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर लिया। बस यही तो न्यास भंग है, और क्या है, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जहां तक हम लोगों ने बात की थी, बात दृष्टांतों की होनी है। कहता का एक मृत व्यक्ति के बिल का निष्पादक होते हुए, ठीक है, का एक मृत व्यक्ति के बिल का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है। ही इज द एग्जीक्यूटर ऑफ द बिल। बिल में जिस संपत्ति का उल्लेख है उस संपत्ति में इस निष्पादक को कोई हित यह नहीं दिया गया है, ठीक है। ही इज द एग्जीक्यूटर ऑफ दैट बिल। सिंपली हमने आपके पास एक संपत्ति रख दी, ठीक है ना, हमने आपके पास कुछ वस्तुएं जो हमारी संपत्ति को निर्मित करती थी, ठीक है, वो आपके पास रख दी और उसके संबंध में एक वसीयत, एक बिल यह निर्मित की, और उस बिल में आपको निष्पादक नियुक्त किया, तो आपकी हैसियत न्यासी की हो गई, क्योंकि निष्पादक के तौर पर, बिल के निष्पादक के तौर पर आपको जो संपत्तियां, जो असेट्स प्राप्त हुए हैं उनमें आपका कोई हित नहीं है, आपको कोई हित नहीं दिया गया, ठीक है, आपको तो कोई हित नहीं है ना। आपको वसीयत के मुताबिक विभाजित कर देना है उस असेट को, यानी वसीयत के मुताबिक जिसको जो मिलना चाहिए वो दे देना, यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। किसी ने आप पर विश्वास अभिव्यक्त किया है और विश्वास अभिव्यक्त करने के नाते आपको सारी संपत्तियां दी हैं, ठीक है, किस उनके लिए दिए हैं जिनका उल्लेख वसीयत में उसने संपत्ति के पाने वालों के रूप में किया है। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि आप बिल के, या तो बिल का निष्पादक होने से आप इनकार कर दीजिए, भाई जबरदस्ती तो आपको बनाया नहीं उसने, ठीक है, आप खुद अपनी खुशी बिल के निष्पादक की हैसियत को स्वीकार किया, तो डेफिनेटली आपको फिर उसी मुताबिक काम करना चाहिए। और अगर आप वैसा नहीं करते, अर्थात, ठीक है, बेईमानी से अवज्ञा करते, बेईमानी से अवज्ञा, ठीक है, बिल
एक विधि का निर्देश, ठीक है, विल में एक विल चूंकि विधि अनुसार की जा सकती है, इससे बिल में दिए गए निर्देश विधि के निर्देश माने जाएंगे। बिल कहती है कि अमुक हिस्सा अमुक व्यक्ति को मिलना चाहिए या अमुक संपत्ति अमुक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आप उस निर्देश की बेईमानी से अवज्ञा करते हैं, बेईमानी से अवज्ञा करते हैं, मीनिंग भाई या तो खुद को लाभ और जिन्हें संपत्ति प्राप्त होने वाली है उन्हें नुकसान, या उन्हें नुकसान, भले ही आपको कोई लाभ होता है या नहीं होता, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन उन्हें नुकसान हो रहा है, या उन्हें नुकसान हो ना हो किंतु आपको लाभ मिल रहा है। यानी असट 5 महीने के लिए किराए पर उठा दिए, 5 महीने वो लोग अमेरिका में से लौटने में लग गए, तब तक तुमने यहां किराए पर उठा करके, कायदा यह कहता था जब वो आ जाए तो किराए की रकम भी आपको उन्हें दे देनी चाहिए थी, ठीक है, और कायदा यह भी कहता था किराए पर देने से पहले उनकी अनुमति ले लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने अनुमति नहीं मिली तो चूंकि आपने किराए की रकम वापस कर दी उन्हें, इसलिए यह दर्शित हो रहा है कि आपका जो विश्वास था वो भले ही निराधार था, लेकिन काम आप सद्भावना पूर्वक कर रहे थे, ठीक है, यू आर एक्टिंग बोनाफाइडली, बेईमानी से नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वो संपत्ति आपने किराया अपने पास रख लिया, संपत्ति डेफिनेटली उनके पास पहुंच गई, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप अवांछित लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, आपने अवांछित लाभ प्राप्त किया, तो बेईमानी से आपने विधि के उस निर्देश की अवज्ञा की है जिसके मुताबिक वसीयत में उल्लिखित संपत्ति के साथ व्यवहार होना था, ठीक है ना। इसलिए कहता है बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। यहां तो सीधे सीधे अपने उपयोग के लिए ही आपने यानी संपत्ति को अपने उपयोग में ले लिया है, तो आपने आपराधिक न्यासभंग किया है। और यह आपराधिक न्यासभंग करने की जो विधि है वो क्या है कि उस न्यास का निर्वहन जिस ढंग से होना था उस ढंग के बारे में विधि के द्वारा दिए गए निर्देश की अवज्ञा की गई है। इस तरह से इस दृष्टांत में आपराधिक न्यासभंग किया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा दृष्टांत कहता है का भंडागारिक स्टोर कीपर है, ठीक है, बहुत जगह भंडागार की सुविधा दी जाती है। आप जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपके मोबाइल या अन्य सामग्री जमा कराई जाती है, तो जो जमा कराता है वो भंडागारिक की हैसियत में आ जाता है, ठीक है। आपने विश्वास व्यक्त किया है कि वो संपत्ति अपने पास सुरक्षित रखेगा, किसके लिए? आपके लिए। आपसे कहा गया था कि आपराधिक न्यासभंग इसमें न्यास में संपत्ति दूसरे को दी जाएगी, यानी विश्वास पूर्वक दूसरे को दी जाएगी, और जिसको दी जाएगी उस पर यह विश्वास व्यक्त करेगा, कौन? संपत्ति देने वाला, कि वो इस संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, या तो स्वयं संपत्ति देने वाले के लिए, या संपत्ति देने वाला जिसके लिए सुरक्षित रखना बताए उसके लिए, या जिसके लिए बताए उसके लिए और देने वाले के लिए, दोनों के लिए। जब आप एग्जामिनेशन में भंडागारिक के पास अपनी संपत्ति नष्ट करते हैं यानी देते हैं, तो आप ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि आफ्टर द, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम दैट प्रॉपर्टी विल बी रिटर्न टू यू बाय हिम इन द वेरी सेम कंडीशन। यह आपका विश्वास होता है। और अगर इस विश्वास का खून किया जाए किस तरह से? उन 4 तरीकों में से किसी एक से जो यहां बताए गए, ठीक है ना। दुर्विनियोजन किया जाए, अपने उपयोग में संपरिवर्तन किया जाए, या विधि के उस निर्देश की अवज्ञा की जाए जिस ढंग से इस न्यास का निर्वहन होना है, या जो ये परिधान की संविदा हुई है इसका भंग किया जाए, ठीक है, तो फिर आपराधिक न्यासभंग का अपराध होगा। तो कहता है का भंडागारिक है या यात्रा को जाते हुए
अपना फर्नीचर का के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भंडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि को दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। का उस माल को बेईमानी से बेच देता है। का ने आपराधिक न्याय भंग किया। एक संविदा हुई थी दोनों के बीच कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, वेन एवर आई विल रिटर्न फ्रॉम द, ठीक है, टूर, देन यू विल रिटर्न ऑल दैट फर्नीचर, ठीक है, और हम आपको आपके भंडागार के किराए के मद में जो भुगतान ठहरा है वो दे देंगे। ये जो संविदा हुई, इसका भंग किया, इसके निबंधन का भंग नहीं किया, इसका निबंधन का भंग किया, ऐसी स्थिति नहीं, आपने संपूर्ण संविदा का भंग किया। और संविदा एक वैध संविदा थी, आपने संपूर्ण संविदा का भंग कर दिया। आपने संपूर्ण संविदा का भंग करते हुए न सिर्फ फर्नीचर बेच दिया बल्कि उसके आगम भी उसे नहीं दिए। अपने पहली बात तो आपको बेचने की कोई अनुमति नहीं थी, आप संपरिवर्तन कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। आपके द्वारा फर्नीचर बेच देना ये कन्वर्जन कहलाएगा, संपरिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि फर्नीचर रुपयों में परिवर्तित हो गया, इसलिए संपरिवर्तन है। लेकिन न सिर्फ आपने ऐसा किया, बेईमानी से इस संविदा का भंग किया, बल्कि संपूर्ण आगम जो विक्रय के आए वो भी आपने रख लिए, तो आपने आपराधिक न्यास भंग किया है, ठीक है ना। कहता का जो कलकत्ता में निवास करता है या का जो दिल्ली में निवास करता है, अभी करता है, का कलकत्ते में निवास करता है लेकिन, ठीक है, वो या का अभी करता है और या दिल्ली में रह रहा है, अभी करता है यानी एजेंट है, ठीक है। का और या के बीच ये अभिव्यक्ति या विविक्षित संविदा है कि या द्वारा का को प्रेषित सब राशियां का द्वारा या के निर्देश के अनुसार विनिहित, ठीक है, विनिहित की जाएंगे। का दिल्ली में रह रहा है, वो का कलकत्ते में रह रहा है या दिल्ली में रह रहा है, दोनों के बीच प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में यानी अनेकों राशियां का को भेजी हैं और उनके बीच ये संविदा है कि जैसा हम बताएं उसी के अनुसार आप ये धनराशियां इन्वेस्ट करेंगे, यानी धनराशियां न्यस्त की गई हैं मालिक के द्वारा एजेंट के पास, संविदा के अधीन न्यस्त की गई हैं, ठीक है। और मालिक ये कहता है कि हम जहां बताएं वहां इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। यानी न्यास किस ढंग से संचालित होगा यह संविदा में बताया गया है। न्यास इस ढंग से संचालित होगा कि वो निर्देश देगा, कौन, या जो मालिक है और दिल्ली में रह रहा है वो निर्देश देगा और उसके निर्देशों के मुताबिक, ठीक है, जो धनराशि है वो इन्वेस्ट की जाएगी। यानी ढंग तय है। और ये क्या कर रहे हैं, या का को इन निर्देशों के साथ 1 लाख रुपया भेजता है कि उनको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए, ठीक है। उसने 1 लाख रुपए की धनराशि यानी का को भेज दी और यह कहा कि जो कंपनी के शेयर हैं उनमें उनको इन्वेस्ट करिए, ठीक है। का उन निर्देशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है, ठीक है, और उस धन को अपने कारोबार में उपयोग में ले आता है, ठीक है, वहां नहीं खरीदता, बेईमानी से अपने कारोबार में उपयोग में ले लेता है। का ने आपराधिक न्यास भंग किया है, ठीक है। 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसी के निर्देशों के मुताबिक आपने उस निर्देश का, ठीक है, वायलेशन किया है जो उस न्यास के निर्वहन के ढंग के बारे में था, ठीक है ना। आगे कहता, किंतु यदि पिछले दृष्टांत गा में का बेईमानी से नहीं प्रत्युत सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हो कि बैंक ऑफ बंगाल में अंश धारण करना या के लिए अधिक फायदाप्रद होगा, या के निर्देशों की अवज्ञा करता है और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय या के लिए बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है, तो यद्यपि या को हानि हो जाए और उस हानि के कारण वह का के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने का हकदार हो, तथापि, ठीक है, यहां का ने बेईमानी से कार्य नहीं किया, इसलिए उसने आपराधिक न्यास भंग नहीं किया। जब हम लोग एजेंसी की संविदा पढ़ेंगे तो एजेंट के दायित्व के बारे में पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है 230, 31, 32 वहां कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है ना,
कि अगर एजेंट ने मालिक के निर्देशों की अवज्ञा की है, ठीक है, यानी एजेंसी की संविदा जब हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय संविधान नियम 230, 31, 32 वहां कहीं पे है कि जब एजेंट मालिक के निर्देशों की अवज्ञा करेगा तो ऐसा वो अपने ही रिस्क पर करेगा, ठीक है ना, अपने ही, ठीक है, जोखिम पर करेगा। क्योंकि अगर लाभ होगा तो उसे उसका लेखा मालिक को देना पड़ेगा। अगर लाभ हुआ तो लेखा मालिक को देना पड़ेगा। अगर मालिक को नहीं दिया तो आपराधिक न्याय भंग, तब आपराधिक न्याय भंग होगा। और अगर नुकसान हो गया तो उसके लिए वो सिविल विधि में दायित्व के अधीन ठहराया जाएगा, उससे वो धनराशि वसूली जाएगी क्योंकि उसने निर्देश की अवज्ञा की है। तो आप अपने ही जोखिम पर करेंगे ऐसा, ठीक है। यही वो यहां कह रहा है कि उसने कहा था 1 लाख रुपए में आप कंपनी के शेयर खरीदना। इन्हें विश्वास था कि बैंक ऑफ बंगाल के शेयर ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, इन्होंने बैंक ऑफ बंगाल में लगा दिया। अब इस दृष्टांत में अपने आप स्पष्ट है कि अगर बैंक ऑफ बंगाल में फायदा होता, ठीक है ना, तो फायदे की रकम किसे देनी पड़ती है? मालिक को। और नहीं देते तो आपराधिक न्याय भंग, तो अब आपराधिक न्याय भंग होता, क्योंकि वो संपत्ति मालिक की मानी जाएगी, ठीक है ना। फिर यह माना जाएगा कि आपने संविदा का भंग किया है, ठीक है ना, क्योंकि 1 लाख रुपया हमने आपको दिया था, कंपनी पत्रों में लगाओ, आपको लगा कि यहां ज्यादा फायदेमंद, आपने वहां लगा दिया, तो फायदा हमें देना था ना आपको। तो अगर फायदा आपने रख लिया तो आपने आपराधिक न्याय भंग भी किया, आपके विरुद्ध क्रिमिनल और सिविल दोनों कार्रवाइयां चल सकती है, ठीक है, अगर फायदा आपने हमें नहीं दिया, ठीक है ना। और अगर नुकसान हो गया, अगर नुकसान हो गया तो चूंकि अभिकर्ता ने बेईमानी से काम नहीं किया था, इसलिए उस आपराधिक विधि से तो संरक्षण रहेगा, किंतु दीवानी विधि में वो दायित्व के अधीन रहेगा। लेकिन चूंकि यहां पर सद्भावना आ गई, बेईमानी नहीं आई, अगर वो लाभ न दे तो बेईमानी है, इसलिए आपराधिक न्याय भंग भी होगा और दीवानी अनुतोष वो भी लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर लाभ हो और नहीं दे तब तो बेईमानी आ गई, लेकिन लाभ हुआ ही नहीं, नुकसान हो गया, ठीक है। तो चूंकि पूर्व में सद्भावना थी, इसलिए नुकसान हो जाने की दशा में भी, हो जाने की स्थिति में भी आपराधिक विधि के अनुसार वो अभियोजित किए जाने से संरक्षण का पात्र रहेगा, लेकिन उसे दीवानी विधि के अंतर्गत दायित्व के अधीन ठहराया जाएगा, ठीक है ना। आगे कहता है, एक राजस्व ऑफिसर ने कहा के पास, एक राजस्व ऑफिसर, इधर पढ़ने, और ए रेवेन्यू ऑफिसर इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक मनी, यानी एक राजस्व ऑफिसर का के पास लोक धन न्यस्त किया गया है और वह उस सब धन को जो उसके पास न्यस्त किया गया है एक निश्चित खजाने में जमा करने के लिए या तो विधि द्वारा निर्देशित है या राज्य सरकार के साथ अभिव्यक्ति अभिवीक्षित संविदा द्वारा आबद्ध है, ठीक है। आप रोज रेवेन्यू ऑफिसर्स देखते हैं, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स आप वसूलेंगे और जमा करेंगे अमुक खाते में, ठीक है। आप इनकम टैक्स वसूल के अपने पास थोड़ी रख लेंगे, आप सेल टैक्स जीएसटी वसूल के अपने पास थोड़ी रख लेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर आप हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफिसर के नाते आपके पास एक धनराशि आई है, उसे आपको एक कोष में जमा करना है। इसके संबंध में या तो आप विधि द्वारा निर्देशित हैं और या फिर राज्य सरकार से आपकी अभिव्यक्ति अभिवीक्षित संविदा है, आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। का उस धन का बेईमानी से दुर्विनियोजन करता है, का ने आपराधिक न्यायभंग किया है। भूमि से या जल से ले जाने के लिए, यानी का के पास जो एक वाहक है, संपत्ति न्यस्त की है, ट्रांसपोर्टर हैं आप, ठीक है, चाहे भूमि के माध्यम से ट्रांसपोर्टर है, चाहे जल के माध्यम से, तो एक संविदा के अधीन आपको संपत्ति दी जाती है और संपत्ति जो दी जाती है वो इस विश्वास के साथ दी जाती है कि आप जहां पहुंचाने के लिए संपत्ति ले रहे हैं वहां पहुंचाएंगे और उस व्यक्ति को उसका परिधान करेंगे। इसका मतलब
जब संपत्ति आपको दी जाती है तो आप उस संपत्ति को न्यासवत या न्यास में लेते हैं। आपकी हैसियत न्यासी की है, क्योंकि संपत्ति के स्वामी नहीं हुए आप। संपत्ति पर आपको अख्तियार सिर्फ इस सीमा तक हासिल हुआ कि आप उसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लिए जाएं। तो आपकी ये जो हैसियत है, इसे कानून न्यासी के नाम से जानता है। जैसे जब संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार आप खरीद लेते हैं तो आपकी हैसियत को क्रेता के नाम से जानता है। जब संपत्ति में, किसमें, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में उधार के तौर पर दिए गए धन या किसी अन्य ऐसे वचनबंध जिससे आर्थिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना, उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आप स्थावर संपत्ति में से किसी एक हित का अंतरण अपने पक्ष में प्राप्त कर लेते हैं तो कानून आपको बंधकदार इस नाम से जानता है, ठीक है ना। और जब आप प्रीमियम, ठीक है, या भाटक के बदले संपत्ति का उपभोग यह हासिल कर लेते हैं तो कानून आपकी हैसियत को पट्टेदार के नाम से जानता है, ठीक है। जब आप किसी संपत्ति पर कुछ ऐसा करने का हक जो अनुमति के अभाव में किए जाने की दशा में अवैध होगा, करने का हक हासिल कर लेते हैं तो आपकी स्थिति को कानून में लाइसेंसी इस नाम से जाना जाता है। और जब आप कानून में संपत्ति में बिना कोई हक हासिल किए किसी अन्य के लिए या स्वयं देने वाले के लिए संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं तो कानून में आपकी स्थिति को न्यासी इस नाम से जाना जाता है और आपके पास संपत्ति न्यस्त हुई है यह कहा जाता है, ठीक है ना। तो भूमि या जल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको संपत्ति दी गई और जो भूमि या जल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी संपत्ति दी गई तो इन दी आई ऑफ लॉ आपकी जो स्थिति हो गई न्यासी की, क्योंकि आप पर विश्वास अभिव्यक्त हुआ है और आपको संपत्ति में कोई हित, कोई हक ये नहीं दिया गया है। आपको सिर्फ संपत्ति का ट्रांसपोर्टेशन, प्रवहन ये करना है। कहां तक? जिसको वो मिलनी चाहिए, जिसको देने का निर्देश, ठीक है, स्वयं संपत्ति नष्ट करने वाले ने दिया है, वहां तक आपको पहुंचानी है। आपने संविदा के अधीन संपत्ति को स्वीकार किया है, ठीक है। अब आप उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहे हैं, ठीक है। दुर्विनियोग अपने आप कर रहे हैं या किसी के द्वारा उसका किया जाना सहन कर रहे हैं। दुर्विनियोग मीनिंग देयर बाय उस संपत्ति के लाभ स्वयं प्राप्त कर रहे हैं। विनियोजन इसका अर्थ आपको बताया गया। तो आप अनाधिकृत व्यक्ति के तौर पर उस संपत्ति के लाभों को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात उस संपत्ति को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि संपत्ति को प्राप्त करना और कुछ है ही नहीं, संपत्ति के लाभ को प्राप्त करना ही संपत्ति को प्राप्त करना कहलाता है। बाकी संपत्ति पर चिपट कर बैठ जाने से संपत्ति प्राप्त थोड़ी हो जाती। तुम किसी का घर पर जाकर चिपट के उसकी दीवार से चिपटे बैठे रहो तो संपत्ति तुम्हारी तो नहीं हो रही, ना ये माना जाएगा कि संपत्ति तुम्हारी हो गई। जिससे संपत्ति के लाभ लेने का हक है, संपत्ति उसकी है, ठीक है। तो इस दशा में क्योंकि आपने दुर्विनियोजन किया है, आप इस अपराध के दोषी, ठीक है ना। तो ये संपत्ति के आपराधिक न्यासभंग के उदाहरण। आगे कहता है जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, इसमें भी सजा इन्होंने बढ़ाई है, पहले 3 साल थी अब 5 साल कर दी, ठीक है, सामान्य आपराधिक न्यासभंग की दशा में, ठीक है। यानी आप सिर्फ न्यासभंग कर रहे हो, यानी आप सिंपल व्यक्ति हो और कुछ भी नहीं हो। यानी सिंपल व्यक्ति हो मीनिंग देयर बाय है, सिंपल व्यक्ति तो सभी हैं दुनिया में, राष्ट्रपति भी सिंपल व्यक्ति हैं, लेकिन राष्ट्रपति की 2 हैसियतें, एक वो सिंपल व्यक्ति भी है और दूसरा राष्ट्रपति भी है। हर व्यक्ति की अनेकों हैसियतें हैं।
किसी हैसियत में वो सिंपल व्यक्ति है, किसी हैसियत में पुत्र है, किसी हैसियत में पिता है, किसी हैसियत में विद्यार्थी है, किसी हैसियत में टीचर है। अनेकों हैसियतें व्यक्ति की हैं। जिसने संपत्ति आपके पास नष्ट की, उसके और आपके बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसके आधार पर आपसे यह अतिरिक्त अपेक्षा की जाए कि आप संपत्ति नष्ट करने वाले के हितों के प्रति या उसके द्वारा जो विश्वास आपके ऊपर अभिव्यक्त किया गया है, उस विश्वास की रक्षा अधिक सजगता से करो। ऐसा कोई संबंध आपका संपत्ति को नष्ट करने वाले से नहीं है। तो ऐसी दशा में आपके द्वारा अगर उसके विश्वास का भंग किया जाता है तो ये गलत बात तो है, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं कि ये गलत बात है, ठीक है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि गलत बात नहीं है, ये तो कोई नहीं कहेगा, गलत तो है ही है। लेकिन फिर भी ये इतना गलत नहीं है क्योंकि ये तो दुनिया में हो ही रहा, ठीक है, ये तो दुनिया में हो ही रहा। करें क्या इसका? ये न हो रहा हो तो क्रिमिनल लॉ क्यों बनाए? भाई क्रिमिनल लॉ है, इसका मतलब ये है कि ऐसा हो रहा है, और आज से नहीं 1860 से हो रहा है, और 1860 से पूर्व भी ऐसे लेखबद्ध स्वरूप में भले ही, ठीक है, ये सेक्शन उपलब्ध ना हो लेकिन इसे सुकृत्य समझा जाता था, अच्छा कृत्य समझा जाता था। ऐसा तो इतिहास में मानो जब से पृथ्वी पर आया तब से कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसका मतलब ये बुरी बात तो है ही, और ये सदैव से होती है। लेकिन चूंकि आपके और नष्ट करने वाले के बीच ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जिसके आधार पर कुछ अजूबा हो गया ऐसा माना जाए, ये तो होता ही रहता है। इसलिए 5 साल से आप 5 साल की सजा से दंडित किए जाओगे अगर आपने ऐसा किया। लेकिन अगर आपके और उसके बीच एक विशेष प्रकार का संबंध है, ठीक है, तो संबंधों की दशा में आपसे यह अपेक्षित है कि आप संबंध की लज्जा, ठीक है, वो कहते हैं ना कि किसी ने दरवाजे पर ताला लगाया और साथ में एक चिट लिखकर लगाई है कि यद्यपि ताला कमजोर है फिर भी इसकी मर्यादा की रक्षा करें। मतलब ताला लगा है, मर्यादा, ताला लगा है, ये इस बात की सूचना है किसके लिए? आगंतुकों के लिए, कि वे इस पे जोर न लगाएं, इसके अंदर घुसे नहीं। ताला कमजोर है इसलिए तुम तोड़कर उसमें घुस जाओ, ये अपेक्षित नहीं है। जैसे रेलवे का फाटक होता है, तो अगर रेलवे फाटक बंद है तो ये इस बात की सूचना है कि आप उसे पार न करें। यद्यपि पार किया जा सकता है, ठीक है, यद्यपि पार किया जा सकता है, नीचे जगह है, आप झुककर निकल सकते हैं, लेकिन चूंकि बंद है तो ये इस बात की सूचना है कि आप पार न करें, ठीक है ना। और इसके बाद भी आप पार करते ही हैं। तो चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य में, ठीक है, ऐसी दशा में गुस्से में तो मतलब हमें तो क्रोध ही आता है, इसी कठोर शब्द का प्रयोग करें कि ऐसी दशा में, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य तो आपके जीवन का ठेका चूंकि राज्य ने लिखा रखा है, इसलिए जब आप एक्सीडेंट आपका होता है, ठीक है, और आपका परिवार तबाह होता तो गालियां सरकार खाती है। निकले आप थे, गालियां सरकार खा रही है, ठीक है ना। तो वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही है। चूंकि तो जब बंद था तो इस बात की सूचना थी, न निकलिए, लेकिन आपको अपने जीवन की चिंता ही कहां है, ठीक है ना। तो वही है कि ताला कमजोर है, ताला लगा है, जैसे कई बार होता है दरवाजा बंद है, तो इस बात की सूचना है कि आप बिना खटखटाए भीतर न जाएं, ठीक है। लेकिन आप गए, धड़ाम से खोला और घुस गए। इसका अर्थ ही है दरवाजा खुला है, इसका मतलब है कि ठीक है, सबके लिए प्रवेश है। और अगर बंद है
तो इसका मतलब ही ये हुआ कि प्रवेश नहीं है। तो अगर आप, जिसने चीज आपके पास नष्ट की, आप और वो व्यक्ति परस्पर किसी संबंध से संबंधित हैं, तो इस संबंध की मर्यादा यही है कि आप उस संबंध की, ठीक है, जो पवित्रता है उसकी लाज रखें। और अगर आपने वो नहीं रखी तो फिर आपने दो प्रकार के अपराध किए। ठीक है, एक तो आपने उस संबंध, ठीक है, उस संबंध को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से उस संबंध के प्रति समाज में अविश्वास की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, और फिर उस संबंध से संबंधित अन्य लोग संदेह के घेरे में आते हैं। और दूसरा न्यास भंग तो आपने किया ही है। तो आप पूर्व के व्यक्ति से अधिक अपराधी हैं, अधिक दोषी मानसिकता के हैं, आपका दोष ज्यादा है। जहां न्यास करने वाले और न्यास को धारण करने वाले के बीच कोई संबंध नहीं था, उस स्थिति के अपेक्षा आप कुछ अधिक दोषी हो रहे हैं। और न्याय का सिद्धांत है कि दोष के अनुपात में दंड होना चाहिए। तो दोष के अनुपात में कहता है जो कोई वाहक यानी ट्रांसपोर्टर, घाटवाल उस आदमी को कहते हैं जो ऐसे स्थान पर सामान की देखरेख करता है जहां से सामान उस, ठीक है, जलयानों पर चढ़ाया और उतारा जाता है। ठीक है, वहां सामान रखा है, वो देखता रहता है, चढ़ाया गया, इधर उतारा गया, फिर वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, सड़क ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने गंतव्यों को भेजा जाता है, अपने डेस्टिनेशन पर भेजा जाता है। तो घाटवाल आप हैं। जो कोई वाहक घाटवाल या भांडागारी के रूप में, यानी विशेष हैसियत है आपकी, ठीक है, अपने पास संपत्ति नष्ट किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारण जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इतनी ही पहले भी थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना। वाहक घाटवाल या भंडागारिक, ये व्यापार से संबंधित संबंध है। ठीक है, आखिर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्स्टिट्यूशन में 301 से लेकर के 306 तक था, आगे भी था, लेकिन 301 से लेकर 306 तक उसके मुख्य उपबंध थे। ठीक है, जो मूविंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड है उसे हम कॉमर्स कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, मूविंग एस्पेक्ट। और ट्रेड में जब तक मूविंग एस्पेक्ट नहीं होगा तब तक ट्रेड चल नहीं सकता। प्रोडक्शन यहां होगा, बाजार तो कहीं और है। ठीक है, चावल पैदा इस बेल्ट में होता है, ठीक है, लेकिन उसका अधिकतम उपभोग, ठीक है, वो बिहार बंगाल वहां हो रहा है। तो जाएगा तो मूविंग एस्पेक्ट तो है, तो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो वाहक घाटवाल या भंडागारिक अगर ये आपराधिक न्यास भंग करेंगे तो जो मूविंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड है ये मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी दशा में, ठीक है, ये जो न्यास को धारण करने वाले हैं इन्हें एक सामान्य न्यासी की अपेक्षा अधिक दंड से दंडित होना चाहिए। तो वही व्यवस्था यहां की। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, ठीक है, या लिपिक सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, कानून हमेशा तत्व पर ध्यान देता है। ठीक है, फॉर्म पर कभी नहीं देता। हमने आपसे कई बार कहा है कि फॉर्म पर ध्यान नहीं देता कानून। कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, वो उनकी बात अलग है। जैसे पास्को है, वहां तो वो ये कहेंगे ना, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो लिखा है हम इसी को मानेंगे। ठीक है, या प्राइमरी स्कूल में जो जन्म तिथि लिखी है हम उसी को मानेंगे। ठीक है, और ये हम लोगों के सामान्य सेंस का, ये कॉमन सेंस का विषय है कि सबकी जन्म तिथियां स्कूल में गलत लिखी हुई हैं। ठीक है, साल 2 साल घटा के या बढ़ा के तो कम लिखी है, घटा के लिखी हुई है। ठीक है, हमारी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 72 डेट ऑफ बर्थ है और लिखी है 18 फरवरी 73। ठीक है, सभी के साथ यही दशा है। तो जो स्ट्रिंजेंट क्लास है वहां बात अलग है। ठीक है, वो कहते हैं कि फर्स्ट स्कूल जो है, मानो का हाई स्कूल तक पढ़ा ही नहीं, तो जो फर्स्ट स्कूल है उसकी टीसी में जो लिखा है हम वो मानेंगे, या हाई स्कूल तक पढ़ा तो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में जो लिखा है, या जहां
आपके स्थानीय प्राधिकारी उनके द्वारा जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया उसमें जो लिखा है, हम उसी डेट को डेट ऑफ बर्थ के रूप में मान्यता देंगे, भले ही वो डेट ऑफ बर्थ गलत हो। लेकिन शेष जो स्ट्रिंजेंट क्लास नहीं है, वहां उनका 18 वर्ष की आयु, तो 18 वर्ष की आयु का मतलब 18 वर्ष की आयु, फिर वो जन्म तिथि इतना ही देखेंगे, क्योंकि जन्म तिथि के मुताबिक 18 वर्ष से कम की आयु है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन से निकल आए कि 18 वर्ष अपराध के किए जाने के दिनांक पर पूरे हो गए थे, तो माना जाएगा कि 18 वर्ष आयु थी, ठीक है ना। क्रॉस एग्जाम पूछा, भाई पिताजी की शादी कब हुई, पहला बच्चा कब हुआ, उसके कितने दिन बाद दूसरा, ठीक है, ऐसे करके निकालते चले आए और निकल आया कि नहीं ये डेट तो इस पर 18 हो गई थी, तो फिर माना जाएगा। तो कानून हमेशा स्ट्रिंजेंट क्लास की बात अलग है, अन्यथा तत्व पर ध्यान देता है, प्रारूप पर नहीं। तो किसी की नियुक्ति लिपिक या सेवक के रूप में हुई थी या नहीं हुई थी, यह महत्व का विषय नहीं है। लिपिक सेवक के रूप में नियुक्त हुआ था तब तो ठीक ही है, लेकिन लिपिक सेवक के रूप में नियुक्त नहीं भी हुआ, लेकिन लिपिक सेवक का काम कर रहा था, ठीक है ना, लिपिक या सेवक का काम कर रहा था, ठीक है। तो भी कहता है जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, चाहे नियुक्त है और चाहे नियोजित, यानी नियुक्त तो नहीं हुआ लिपिक सेवक के रूप में, लेकिन नियोजित एट द टाइम ऑफ अकरेंस ही वॉज एम्प्लॉयड एज ए, ठीक है, क्लर्क और सर्वेंट, लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित था। इस नाते किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने में न्यस्त होते हुए लिपिक या सेवक पर आदमी विश्वास करता ही है, ठीक है ना। तो लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, लिपिक या सेवक के रूप में नियुक्त होते हुए किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने में न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। क्योंकि यहां वही बात है, आप सिर्फ विश्वास का खून नहीं कर रहे हैं, आप उस संबंध को भी संदेह के घेरे में ला रहे हैं, जिस संबंध से न्यासी और न्यास निर्मित करने वाले व्यक्ति संबंधित हैं। इसलिए यहां ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। और जो अगला सेक्शन है, जिसे पहले 409 कहा जाता था, ठीक है, आपका सबसेक्शन 2 जो है ये 406 कहलाता था, 3 407 कहलाता था, 4 408 कहलाता था, और जो 5 है ये 409 कहलाता था। और जो डेफिनेशन यानी आपका 316 है, ये पहले आपका 505 कहलाता था, तो सॉरी, हाँ 405 कहलाता था, ठीक है, 405 कहलाता था। तो अब जो सबसेक्शन 5 है, जो पहले 409 था, यहां व्यक्तियों की हैसियत ऐसी है, ठीक है, यानी जो न्यास भंग करेगा वो ऐसी हैसियत को धारण किए हुए कि इसके द्वारा आपराधिक न्यास भंग करना बेहद गंभीर परिणाम उत्पन्न करेगा। लोक सेवक के रूप में आपके पास संपत्ति नष्ट की गई थी, व्यक्ति के तौर पर नहीं, लोक सेवक के तौर पर आपके पास संपत्ति नष्ट हुई थी। लोक सेवक के पास तो संपत्ति नष्ट होती ही है, ठीक है। व्यक्ति के रूप में अगर मिस्टर ए पर आपको अविश्वास है तो आप, या मिस्टर ए पर अविश्वास न भी हो, लेकिन मिस्टर ए से आपका कोई संबंध नहीं है इस तरह का कि आप उन पर विश्वास करो, तो आप मिस्टर ए पर सामान्यतः विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन बैंक मैनेजर, उससे तो आप नहीं जानते होते व्यक्तिगत रूप से, लेकिन चूंकि वो लोक सेवक की पदीय हैसियत में है, इसलिए दुनिया भर उस पर विश्वास करता है, ठीक है। और आपको वो एक रसीद ही तो दे देता है, और क्या दे देता है, ठीक है। उस रसीद के मिल जाने से आप ये विश्वास कर लेते हो कि आपके द्वारा दिया गया धन बैंक में जमा हो गया, अर्थात बैंक में जमा होने के रूप में उसकी प्रविष्टि जिन लेजर्स में की जानी चाहिए उनमें उसकी प्रविष्टि कर दी गई है, और आपके द्वारा दिया गया धन उस कोष में जमा कर दिया गया है, ठीक है। जिसे आपको बताया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे कि एक भारत की संचित निधि है, एक आकस्मिकता निधि है,
ठीक है, ऐसे करके कोष थे, उनमें बैंकों का सारा पैसा जमा होता था। तो आपका ये विश्वास है उस रसीद के मिल जाने के कारण, मैनेजर को आप नहीं जानते, ठीक है। तो लोक सेवक अपने आप में एक ऐसी हैसियत को धारण करता है कि लोग अनायास ही उस पर विश्वास करते हैं, और उस तब अपने को प्राप्त संपत्ति, उसके विषय पर आप आपराधिक न्याय भंग करो, ये बेहद गंभीर दशा है, ठीक है ना। लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, ठीक है, हमने बैंक का उदाहरण दे दिया, लेकिन बैंक ही, ठीक है, बैंक में ही लोक सेवक होते हैं जिन्हें धन प्राप्त होता है। ऐसा थोड़ी बिजली बिल जमा करने गया, इंश्योरेंस के पैसे प्रीमियम जमा करने गए, वो बैंकर तो नहीं है, ठीक है। और बैंकर शब्द का उपयोग किया, इसमें सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक नहीं आएंगे, बैंकर का जो कारोबार कर रहा है, आप देखें सराफों दुकानों पर लिखा होता बैंकर्स एंड ज्वेलर्स, ठीक है। तो जो भी बैंक का कारोबार कर रहा है, ठीक है ना, बैंक का कारोबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस धारा से शासित होगा, और बैंकर का कारोबार करने वाला व्यक्ति यदि किसी धनराशि को प्राप्त कर रहा है तो उसके पास नष्ट हो रही है बैंकर के रूप में धनराशि, जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर व्यापारी, ठीक है। तो व्यापारी स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। फैक्टर ये इस प्रकार का, ये भी फैक्टर भी दलाल है और दलाल भी दलाल है। फैक्टर और दलालों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उनमें फैक्टर भी दलाल है और दलाल भी दलाल है। दोनों के बीच जो फर्क होता है वो ये कि फैक्टर को संपत्ति दे दी जाती है, और फैक्टर संपत्ति का विक्रय इस प्रकार करता है मानो संपत्ति उसकी स्वयं की है। हमने संपत्ति भी आपको दे दी, मालिक कौन है आपको पता ही नहीं, विक्रेता को नहीं मालूम होता मालिक कौन है, फैक्टर उसके सामने है, और फैक्टर का कमीशन तय होता है कि आप हमारा बेचो, हम इतने % कमीशन आपको देंगे। क्योंकि लोगों को सौदा करना आता नहीं, हम तो विशेष, हमें तो अपनी फीस बताने में भी दिक्कत हुआ करती है, हम तो बता ही नहीं पाते, ठीक है। तो होता है, या चलो आपको फीस बतानी भी आती है तो किसी की जबान सख्त होती है, ठीक है। पैसे ले पाना भी बहुत बड़ी कला है, ठीक है। आप कठोर बोले बिना दूसरे से पैसे लो, ठीक है, फीस के, ये भी बहुत बड़ी कला है। तो अब है, आदमी को नहीं आ रहा बेचना, तो फैक्टर को दे दिया, वो अपना बेच रहा है, उससे कमीशन देगा, भाई तुम बेच दो तुम्हें इतने % कमीशन देंगे। फैक्टर ने उन पूरा ही पी लिया है। और दलाल वो होता है जिससे संपत्ति नहीं दी जाती है, संपत्ति नहीं दी जाती, वो क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच संबंध स्थापित करके कहता भाई नहीं इतने में नहीं बिकेगा, तुम बताओ, अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा तो तुम थोड़ा दबो, तुम थोड़ा, ऐसे करके सौदा कराता है। ये फैक्टर और दलाल के बीच अंतर है, फैक्टर और दलाल दोनों ही दलाल हैं, ठीक है। तो फैक्टर, दलाल, अटॉर्नी वो व्यक्ति है जिसे कोई भी काम करने के लिए एक व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और अभिकर्ता व्यापारिक कामों को करने के लिए, ठीक है, के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में, यानी आपको व्यक्ति के तौर पर नहीं, लोक सेवक के तौर पर नहीं, बैंक मैनेजर के तौर पर, हम गए बैंक मैनेजर के तौर पर आपको संपत्ति दी, मित्र के तौर पर नहीं दी। हो सकता आप बैंक मैनेजर मेरा मित्र भी हो, ठीक है, बैंक मैनेजर के तौर पर दी, जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटॉर्नी, अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में, यानी मैनेजर के रूप में बैंक में जमा करने के लिए हमने संपत्ति दी है, ठीक है ना। दलाल को बेचने के लिए दी है, कारोबार के अनुक्रम में, खाली नहीं दी कि रख लो तुम, तब तो आपराधिक न्याय भंग होगा। अगर फिर वो न्याय भंग करे तो आपराधिक न्याय भंग होगा, सिंपल। लेकिन उसके कारोबार के अनुक्रम में दी, बेचने के लिए दी, ठीक है ना। किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने को नष्ट होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्याय भंग करेगा, वह आजीवन कारावास, ठीक है। इसीलिए यहां ज्यादा सजा रखी गई है, क्योंकि ये व्यवस्था को अधिक उससे भंग करेंगे। वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह आपराधिक न्याय भंग पूरा हुआ। कल हो सकेगा तो हम लोग छल पर बात कर, वो चुराई हुई संपत्ति क्या चीज है, इस पर बात करेंगे। देखिए,